यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप लोग सभी? वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, केम छो, कसा है की हालचाल, केमो नाचो, सब लोग बढ़िया। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज का मैं आपको सेशन की मेन थीम समझा देता हूं कि आज का जो हमने सेशन रखा है वो किस लिए रखा है। आज का हमने जो सेशन रखा है वो इसलिए, इसका मेन उद्देश्य है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो किस तरीके का होता है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इंटरफेस कैसा होता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या करना होता है, ताकि आप वहां पे घबराहट महसूस ना करें, काफी कूल रहें, रिलैक्स रहें और एग्जाम के पहले थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। इसके अलावा फिर हम आखिरी दिनों में जिनका एग्जाम है वो क्या करना है, कुछ टिप्स, टाइम मैनेजमेंट और क्या गलतियां बच्चे एग्जाम में करते हैं, उन चीजों पे हम बात करेंगे। तो पहले जल्दी से मुझे आप सभी कमेंट करके ये बताएं कि आपका एग्जाम किस डेट को है, ये जल्दी से मुझे बताएं। उसके बाद फिर मैं आगे की प्रक्रिया शुरू करता हूं। मैं आपको पूरा यहाँ पे डेमो बताऊंगा, मतलब पूरा ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से होता है, क्या ऑप्शंस होते हैं, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। हाँ जी। और हमारे साथ आज एक्चुअली मेरे सामने दो बैचेस चल रहे हैं। हमारा जो बैंकिंग फाउंडेशन है वो बैच तो है ही, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क के भी बच्चे साथ में हैं। हालांकि आपको कमेंट्स अलग अलग दिखाई देंगे, आपको नहीं दिखेंगे एक दूसरे के, लेकिन मेरे सामने सभी लोग हैं। ओके, 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, ठीक है। चलिए, तो जिनका भी एग्जाम 12 को है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है वो भी मैं अभी बताने वाला हूं। 18 को है, 19 को है, ठीक है, चलो वेरी गुड। 19 को भी है, 12 और 18 तो ठीक है, 19 तारीख भी है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी बच्चों का 12 तारीख को एग्जाम है उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम देने वाले हैं, वो मैं लास्ट में बताता हूं, है ना। तो आइए, एक बात और मुझे बस इतना और बता दो कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न या इंटरफेस कैसा होता है, क्या चीजें होती है, बिल्कुल पता ही नहीं है कुछ भी। ये और मुझे बस बता दो। उसके बाद फिर बस फिर मैं शुरू होता हूं और आप फुल स्क्रीन करके देखना, और आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ पूरी चीजें मैं दिखाऊंगा, एकदम स्पष्ट, क्लियर। अच्छा, खुशबू, 11 को एग्जाम है आपका, चलिए बढ़िया है। हम्म, बिल्कुल पता नहीं है अधिकतर बच्चों को, एकदम नए नए नवेले हो तुम लोग, है ना, फर्स्ट टाइम। चलिए ठीक है। चलिए, मैं आपको इंटरफेस बताता हूं। दूसरा, आपको इतनी कमाल की चीज बताऊंगा कि आप बोलोगे सर ये तो हमें भी नहीं पता था। आप खुद, मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन आप खुद घर बैठे आराम से बाद में भी टेस्ट लगा सकते हो। एज इट इज आईबीपीएस की जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी वो रहेगा। आप जब एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, आपका पहले डॉक्यूमेंट ये सारा हो जाएगा, एडमिट कार्ड आपका देख लेंगे, आपको कंप्यूटर पे बिठा दिया जाएगा। तो वहां तक चलते हैं, फिर उसके आगे क्या करना है वो मैं आगे आपको बताता हूं। तो देखिए, आप खुद, अभी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप खुद क्या कर सकते हो, आप भी अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। करना क्या है, आपको यहां पे जाना है और सबसे पहले यहां आपको लिखना है आईबीपीएस। आईबीपीएस की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओगे, और जैसे ही आप आईबीपीएस की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहां पे मॉक टेस्ट दिखाई देगा। ये देखो, ये दिख रहा है कि आईबीपीएस की वेबसाइट, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, ये देखो, आईबीपीएस की मेन वेबसाइट पर ही यहां पे आपका ये मॉक टेस्ट लिखा हुआ है। इसी के अंदर डेमो मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको खत्म करना है, और देखिए, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, है ना। ये पेज ओपन हो गया। यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये जो सबसे फर्स्ट वाला है ना, ये जो सबसे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपका ऑप्शन है, इसके अंदर आप डेमो मॉक टेस्ट लगा सकते हो।
पूरा एज इट इज इंटरफेस जो है इसके अंदर आपको मिलता है। आ रही है बात समझ में? हम्म, ठीक। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका यहां पे ऑप्शन खुल जाता है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं पहले बीच में आके। ये जो आपके ऑप्शंस रहते हैं ना, यहां पे आपके एडमिट कार्ड पे लॉगिन और पासवर्ड आपका होता है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आता है। आपको यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड, वैसे कीबोर्ड मिलेगा नहीं तो आप यहाँ वर्चुअल कीबोर्ड ला सकते हो, हालांकि ये कीबोर्ड और माउस लगा हुआ रहता है। और यहां पे आप साइन इन करोगे, ठीक है। लेकिन ये एक फिक्स टाइम पर ही साइन इन होता है, ये आप ध्यान रखना। पहले नहीं होगा लॉगिन, एक फिक्स टाइम होगा, उसी पे ये साइन इन होगा, ठीक है। अब आगे सुनिए, यहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं और आपको इतना भरपूर समय दिया जाता है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सको, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यहां पे आपकी सुंदर सी फोटो और आपका नाम दिखने लगेगा ताकि वेरीफाई हो जाए कि आपने अपना ही अकाउंट ओपन किया है। ये सारी चीजें रहेंगी। यहां इंस्ट्रक्शन का पेज आएगा, आप सिंपल इसको नेक्स्ट करोगे। एक बार मैं ऐसे दिखा रहा हूं, फिर मैं अपने आप को हटाकर और आपको क्लीन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आपको बहुत सारा टेक्स्ट और कई सारी चीजें इस पे दिखाई नहीं दे रही होंगी, फॉन्ट बहुत छोटे छोटे हैं। यहां देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। चलो मैं हटा ही देता हूं, क्लीन कर देता हूं। यहां पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आता है और आप जिस लैंग्वेज को यहां पे चूज करोगे, इंग्लिश आपने चूज करा तो बाय डिफॉल्ट आपके क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएंगे और आगे सब कुछ आपका इंग्लिश में ही आएगा, है ना। हिंदी कर लोगे तो आप हिंदी आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने लैंग्वेज कुछ और चूज कर ली, लेकिन जब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करना है तो इंडिविजुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन आता है। तो यहां पे आपने लैंग्वेज चूज करी और यहां पे एक चेक बॉक्स होता है, इस पे जरूर क्लिक करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। और जैसे ही आप यहां आई एम रेडी टू बिगिन करोगे, आपका टेस्ट चालू हो जाएगा और ये एक फिक्स टाइम पर ही स्टार्ट होता है, ये आप ध्यान रखना, है ना। पूरा लाइव टाइमर होता है, मतलब जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं सारे बच्चों का एक साथ टाइमर चलता है ये, है ना। तो घबराना नहीं है, एक साथ स्टार्ट होगा, तब तक वो लॉगिन ही नहीं होगा। मतलब आई एम रेडी टू बिगिन करोगे तो वो कुछ नहीं होगा, तो वेट करते रहना है। फिर जैसे ही आप ट्राई करते रहोगे, एग्जैक्ट टाइम होगा, वो सर्वर पे टाइम सेट आएगा और आपका टेस्ट जो है वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपका रहने वाला है। क्या क्या होता है यहां पे, अभी आपको ऊपर केवल एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है, जनरल अवेयरनेस। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, यहां पे एक मैथ्स, मान लो यहां पे इंग्लिश लिखा रहेगा, फिर एक ऐसे ही मैथ्स बना रहेगा, एक ऐसे ही आपका रीजनिंग बना रहेगा। जितने सब्जेक्ट्स हैं वो ऊपर रहते हैं, हालांकि यहां पे है नहीं। तो यहां पे आपके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। फिर नीचे क्या होता है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसका एक क्वेश्चन यहां दिखेगा और उस सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको इस तरफ दिखाई देंगे। आप यहां से क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हो, है ना। यहां पे आपको, जैसे इन्होंने एक 50 क्वेश्चन का टेस्ट अपलोड करा है, तो आप यहां पे 50 क्वेश्चन रहेंगे। जिस क्वेश्चन पे आप माउस से क्लिक करोगे उस क्वेश्चन पे आप जंप करते चले जाओगे। इतनी बात समझ में आ रही है? हम्म, ठीक है। अब क्या करना है ये रहा आपका पहला सवाल। मैं वापस से स्क्रीन को क्लीन कर रहा हूं। ये रहा आपका पहला सवाल, आपसे पूछा है डोनाल्ड रम्सफेल्ड जो है क्या है, मुझे तो नहीं पता। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कर दिया और हर क्वेश्चन पे आंसर लगाने के बाद आपको ये सेव एंड नेक्स्ट पे जरूर क्लिक करना है। और जैसे ही आपका आंसर हो जाएगा तो यहां ग्रीन आ जाएगा। ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब है कि इसका आंसर आप दे चुके हो और ऑटोमेटिक सेव एंड नेक्स्ट करते ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ गोल। अब आपको लग रहा है कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। यहां क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है, आप इंडिविजुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। तो आपने यहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित हेतु कितना लक्ष्य रखा है, कब तक का लक्ष्य रखा है, मान लीजिए 2010 इसका आंसर है और ये आपने नेक्स्ट कर दिया, है ना। फिर आपको याद आया कि नहीं मैंने तो गलत आंसर दे दिया, मुझे तो आंसर चेंज करना है, तो आप आंसर अपना चेंज भी कर सकते हो, है ना। बात समझ में आ रही है इतनी?
तो आपको लग रहा है कि सर मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे चेंज करना है, सेकंड वाले क्वेश्चन पे क्लिक करिए। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको 2004 सिलेक्ट कर दो। भाई आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसका आंसर नहीं देना है तो क्लियर रिस्पॉन्स कर दो, उसका ऑप्शन हट जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं मुझे आंसर 2004 देना है तो 2004 दे दो, आंसर चेंज हो जाएगा। तो बहुत आसान होता है, और मेरा सजेशन है कि एक बार आप खुद आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके एक बार और अच्छे से अपने से प्रैक्टिस कर लेना। कोई बहुत दम वाली बात नहीं है। यहां पे आपका टाइमर चलता रहेगा, यहां क्वेश्चन की आप इंडिविजुअल लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। और जब आपका, वैसे तो देखो टाइमर वाला काम है तो आपको सबमिट करने की जरूरत होती नहीं है, आप चाहें तो यहां पे अपने एग्जाम को सबमिट कर सकते हो। पर आजकल जो टाइमर वाला सिस्टम चल रहा है तो जैसे ही टाइम खत्म होगा आपको सबमिट करना नहीं है, ऑटो सबमिट हो जाएगा। ऑटो सबमिट होते ही आपका तुरंत इंग्लिश खत्म होगा और मैथ्स अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर चालू हो जाएगा। तो ये सब ऑटोमेटिक हो गया है, सबमिट कर दो तो ठीक, नहीं करोगे तो भी वो ऑटो सबमिट खुद ही उठा लेगा अपने से। इतनी बात समझ में आई सभी को? तो ये सिस्टम पूरा रहता है, आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। और भी ऑप्शंस होते हैं, यहां पे एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू। ये क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूं। ऐसा तब होता है जब आपको ऐसा लगता है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे श्योर नहीं है, मैं टाइम खत्म होने के पहले इसको एक बार और देखना चाहता हूं, रिव्यू करना चाहता हूं, या होगा तो आंसर में चेंज करना चाहता हूं, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। क्या है मैं बताता हूं। आपने क्या करा, आपने तीसरा क्वेश्चन देखा, आपको लगा इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट देयर वोट्स, सपोज आंसर ए है। आपने इसको क्या करा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। तो ये अलग ही यहां पे आप देख रहे होंगे इस तरफ आपके राइट में अलग ही प्रकार से ये यहां पे दिख रहा होगा, है ना। इसका साइन का मतलब है कि आप इसको बाद में चेक करना चाहते हो। तो आप, ये सबमिट हो चुका है, अगर आप इसको ऐसे भी रहने दोगे तो भी आंसर काउंट होगा। और आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसको चेंज करना है तो तीसरे पे क्लिक करो। फिर आपको लगा कि नहीं राज्यसभा ओनली आंसर आना चाहिए, 7 नेक्स्ट कर दो, वो हो जाएगा। अगर मार्क फॉर रिव्यू करके भी करा है तो भी वो सबमिट हो जाएगा, तो भी वो आंसर मान्य रहेगा। तो यहां से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हर क्वेश्चन पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट करना है। सबमिट का ऑप्शन यहां होता है जो कि ऑटो सबमिट हो जाता है, यहां टाइमर चलता रहेगा, यहां आपकी फोटो दिखाई देगी, यहां सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप जिस पे चाहो उस पे जंप कर सकते हो, और यहां सारे सेक्शंस आपको दिखने लगेंगे। और आंसर मिटाना है, चेंज करना है, तो ये ऑप्शंस यहां पे होते हैं। तो ये एक मोटा मोटा होता है सिस्टम पूरा, जो कि बहुत इजी है, कोई ज्यादा समस्या इसमें आपको नहीं आएगी, है ना। अब एक समस्या आपको आ सकती है कि सर एग्जाम देते देते अचानक मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया, टर्न ऑफ ही हो गया। तो आप एक चीज समझना कि द मोमेंट आपका कंप्यूटर ऑफ होता है, मान लीजिए 2401 है, ये वहीं रुक जाएगा। कभी घबराना मत कि अरे सर मेरा तो कंप्यूटर बंद हो गया और मेरा टाइम जा रहा होगा। कंप्यूटर ये एक्चुअली लाइव सर्वर से कनेक्टेड होता है। आपका अगर कंप्यूटर बंद हुआ तो आपका टाइमर वहीं रुकेगा। अगर आपका 15 मिनट और 20 सेकेंड रिमेनिंग थे और आपका कंप्यूटर खराब हो गया, बंद हो गया, तो आपका टाइमर वहीं स्टक हो जाता है। आप 2 घंटे बाद भी लॉग इन करोगे ना, तब भी आपका टाइमर वहीं से स्टार्ट होगा। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वैसे बहुत कम होती है, लेकिन अगर होती है तो कभी घबराने का नहीं, है ना। आपको जितना 20 मिनट्स मिलने हैं या जो भी मिलना है वो पूरा मिलेगा। कंप्यूटर बंद हुआ है, वो जब भी चालू होगा वो वहीं से स्टार्ट होगा। आपका सबमिट करा हुआ पूरा डेटा सेव रहेगा, आपको वापस से सबमिट नहीं करना है, वापस से सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने, एज इट इज पोजीशन में वो वहीं से रिज्यूम होगा। उतना ही टाइम जो बचा हुआ है वो मिलेगा, जितना सबमिट करा था वो सब रहेगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइव सर्वर से कनेक्टेड होता है। आप यहां सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हो, वो एक्चुअली उनके सर्वर पे सेव होते जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी भी कंप्यूटर चालू होगा वो वहीं से स्टार्ट होगा, जितना आपने पहले करा था उसके आगे से, विद द रिमेनिंग टाइम। ठीक है, आंसर के बाद आप दूसरे आंसर चेंज कर सकते हो, है ना। मैंने आपको बता ही दिया। आपकी इच्छा हुई कि नहीं सर मुझे फर्स्ट वाला ऑप्शन चेंज करना है, फर्स्ट पे क्लिक करो, जो आंसर टिक करना है उस पर क्लिक करो, सेव एंड नेक्स्ट दबा दो, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आराम से आप आंसर भी चेंज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से पूछिए, फिर हम आगे वाले सेक्शंस की तरफ चलते हैं।
ऑनलाइन इंटरफेस से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो आप जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर कैसे सही होगा, फिर वहां पे जो भी टेक्नीशियंस होते हैं, जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं, आप उनको बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि कंप्यूटर खराब हो गया है, आपको नहीं सुधारना है ना, वहां पे ऑलरेडी लोग रहते हैं, टेक्निकल लोग रहते हैं, तो वो सुधारेंगे अगर होता है तो। ऐसे पहले से सोच के मत जाना, हम तो एक कंडीशन ले रहे हैं। हाँ, देखो टाइमर वाले सेक्शन में आप मन से सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेट होता है सबसे पहले इंग्लिश ओपन होगा, आफ्टर 20 मिनट्स मैथ्स होगा, आफ्टर 20 मिनट्स रीजनिंग होगा, और टाइमर भी चलेगा, मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको बैठ के बस लगाते जाना है। सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं आता है, पहले आता था, पहले आप चाहते थे कि पहले मैं रीजनिंग कर लेता हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब उनका बाय डिफॉल्ट सिस्टम चलता है, सब्जेक्ट अपने आप ओपन होगा, टाइमर अपने आप चालू हो जाएगा, आपके हाथ में सब्जेक्ट चूज करना स्विच करना नहीं होता है। सेक्शन ऑटोमेटिक वहां पे रहेगा, सबसे पहले जनरली इंग्लिश आता है, उसके 20 मिनट बाद आपका मैथ्स आ जाएगा, उसके 20 मिनट बाद रीजनिंग आ जाएगा, जिस सीक्वेंस में नोटिफिकेशन में लिखा रहता है उसी सीक्वेंस में जनरली आता है। कंप्यूटर खराब हो गया और अगर चालू नहीं हुआ तो आपको दूसरे कंप्यूटर पे वो बिठा देंगे, है ना, वो उनकी समस्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे वो। आपका पासवर्ड और जो रोल नंबर है आपका एडमिट कार्ड्स पे देखिएगा, मिल जाएगा आपको। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आंसर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने बताया, तो आप एक आंसर को 10 बार चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर नहीं दिखाएगा आपको, रिजल्ट नहीं बताएगा कि आपके कितने सही है कितने गलत है ना, ये नहीं बताता है, बस ये आपको दिखा देगा आखिरी में, सबसे लास्ट में आपको ये दिखा देगा कि आपने कितने अटेम्प्ट करे और कितने छोड़े, राइट और रॉन्ग नहीं बताएगा, एट द एंड आपको बता देगा हाउ मेनी राइट हाउ मेनी रॉन्ग, ये बता देगा आपको, बस कितने लेफ्ट हैं, ये हो गया। गलती से सबमिट हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना, सबमिट तो करना ही मत, सबसे आखिरी में करना, अगर गलती से सबमिट कर दिया फिर कुछ नहीं कर पाओगे, बेटर है ना। रफ के लिए आपको वहां से पेजेस मिलते हैं, जनरली एक पेज का रूल होता है, डिपेंड करता है, आप एक से ज्यादा पेज भी ले सकते हो, लेकिन रफ के लिए ब्लैंक पेज आपको वहां से प्रोवाइड किया जाता है, जो वापस आते टाइम आपसे वापस ले भी लिया जाता है, जनरली वापस बाहर लाने देने का नियम नहीं है। हम्म। आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, देखो आपकी इच्छा है, जैसे हाँ मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आपकी इच्छा है कि मुझे इसका आंसर नहीं देना है ना, जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा, इसको भी छोड़ते हैं, जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, मैं क्लियर दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, आपकी इच्छा है कि मुझे इसका आंसर नहीं देना है तो मत दो, आप 7 नेक्स्ट कर दो, तो क्वेश्चन नंबर 4 ब्लैंक ही रहेगा, जो ब्लैंक रहेगा वो रेड दिखेगा, जिसका आंसर दोगे वो आपको यहां पे ग्रीन दिखेगा, ये ध्यान रखना। तो अगर आप किसी को स्किप भी कर दोगे कोई समस्या नहीं है, वो कलर यहां पे अलग ही आपको दिखेगा। आपकी इच्छा है कि मुझे तो ना लास्ट से स्टार्ट करना है, तो 50 पे आ जाओ, यहां से शुरू कर दो, ये क्रिकेट हो जाएगा, 7 नेक्स्ट हो जाएगा। फिर आपकी इच्छा है कि मुझे तो 42 करना है, लेकिन 42 पढ़ा समझ में नहीं आया, नहीं आंसर देना है, मत दो, 7 नेक्स्ट दबा दो, ऐसे चलेगा पूरा सिस्टम। नेगेटिव मार्किंग होती है ना जी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है हर एग्जाम में। पेन लेकर जाना है, पेन नहीं देंगे आपको वहां से, पेन आपको लेकर जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, आपका जो कॉल लेटर होगा, एडमिट कार्ड होगा, उसमें सारी लिस्ट है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, बाकी 2 या 3 पेन लेके जाओ, इसके अलावा कुछ भी लेके नहीं जाना है। किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं आराम से, ओके। और ये आप आईबीपीएस की वेबसाइट पे जरूर एक बार चेक कर लेना, एक बार खुद से प्रैक्टिस और करके जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में कभी भी पैनिक नहीं होना, है ना, हमेशा ध्यान रखना, कभी पैनिक नहीं होना, कूल रहें, रिलैक्स रहें, कोई प्रॉब्लम है तो वो सबके साथ आएगी, अगर कुछ गड़बड़ है तो वो सबके साथ होगा, तो एकदम पैनिक नहीं होना इन चीजों को लेकर। दूसरे सेक्शन में जंप नहीं कर सकते, पहले होता था लेकिन ये सिस्टम कई वर्षों से बंद हो चुका है, तो आप जंप नहीं कर सकते। वॉच आप लेकर जा सकते हो, लेकिन टाइमर रहेगा यहां पे, तो वॉच का कोई काम रहना नहीं है, तो ना भी ले जाओ तो चलेगा। वेबसाइट पे मॉक टेस्ट नहीं है, ये जो डमी मॉक है बस ये अवेलेबल है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी और कोई मॉक नहीं है।
सबमिट पे क्लिक नहीं भी करना, आप तो करना ही मत, वो तो अपने आप टाइम खत्म होगा, सबमिट हो जाएगा, ऑटो सबमिट होता है वो। गम और इंक पैड का कहां बोला है, मुझे तो नहीं लगता कुछ बोला है ऐसा। मोबाइल ले जा सकते हैं। देखो कुछ भी महंगा आइटम मत लेके जाना, सब बाहर रखवा दिया जाता है, बैग होगा तो आपका बैग रखवा दिया जाएगा, जरूरी हो तो ले जाओ, नहीं तो महंगे आइटम्स, ज्वेलरी और चेन और गोल्ड और ये सब घर छोड़ के जाना, है ना। वहां कूल रहना, रिलैक्स रहना, अंदर कुछ भी नहीं ले जाने देंगे आपको, ये ध्यान रखना। मतलब ज्वेलरी है तो ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी हल्के फुल्के होके ही जाना, ज्यादा महंगी चीजें लेके मत जाना। अच्छा, गम और इंकपेड का बोला है, चलो हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हो, अगर बोला है लिखा हुआ है तो फिर आपको लेके जाना पड़ेगा फोटो चिपकाने के लिए, तो हाँ। पेन भी दे ही देते हैं, ठीक है, लेकिन लेकर चले जाओ। हम्म। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला फंडा आपको क्लियर हो गया होगा सारा, कि क्या सिस्टम आपके आईबीपीएस का होता है, और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आईबी अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां बता देता हूं, इसके आईबीपीएस ने कुछ वीडियोस भी अपलोड करके रखे हैं, है ना। आप जब जाओगे ना मॉक टेस्ट पे, आईबीपीएस की वेबसाइट पे गए, मॉक टेस्ट पे गए, तो आप यहां पे देखना, इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में पूरी प्रोसेस के वीडियोस भी बना के दिए हुए हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये अभी आपने जो क्लिक किया था, आपने इस पर क्लिक किया था, आप अगर इस पे या इस पे क्लिक करोगे तो ये सारे वीडियोस की प्रोसेस बनी हुई है, आप इन्हें देख सकते हो कि ये सब क्या होता है। ठीक है जी। हम्म। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाओ, डॉक्यूमेंट ही सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट में गलती मत करना, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम पर पहुंचना, लेट बिल्कुल मत होना, आधे घंटे पहले जाके बैठना चल जाएगा, लेकिन ऐसे मत सोचना कि 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए हो, 30 सेकंड भी लेट हो गए हो, अलाउ नहीं करेंगे, बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। इसलिए मार्जिन लेकर चलना, पहले पहुंचना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी की बोतल जरूर आप लेकर जाना, ठीक है। टच स्क्रीन नहीं होता है भाई कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं देंगे आपको टच स्क्रीन वाला, कंप्यूटर एलईडी रहेगा, एलसीडी रहेगा, एक कीबोर्ड और एक माउस रहेगा, है ना। और कीबोर्ड को केवल शुरुआत में फिल करना है, मेरी आदत होती थी मैं कीबोर्ड को साइड कर देता था, कीबोर्ड को एकदम, क्योंकि जगह बड़ी कम होती थी वहां पे, पेपर भी रखना है, माउस भी रखना है, तो कीबोर्ड का कोई काम है नहीं। तो एंट्री करने के बाद कीबोर्ड को मैं तो साइड कर देता था, एकदम कोने में पटक देता था, और बस माउस रहता था और अपना पेन पेपर होता था। तो कीबोर्ड को साइड कर देना, बेवजह जगह घेरेगा वो, उसका कोई काम ही नहीं है पूरे एग्जाम में, है ना। बस लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने का है, वो भी वर्चुअल कीबोर्ड होता है, उससे कर लो, नहीं तो कीबोर्ड से कर लो, उसके बाद कीबोर्ड का कोई काम नहीं मिलना है। हम्म। अविनाश बोल रहे हैं लड़कियां मेहंदी लगा के ना जाएं, फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है ना, कैच नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो कुछ चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझिए, जिनका एग्जाम नेक्स्ट वीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। जिनका एग्जाम कल है, एक बार मुझे और कमेंट में बता दीजिए कि कल कितने बच्चों का एग्जाम है, एक बार कमेंट में मुझे बता देना, है ना। जिनका एग्जाम कल है, आपको आज शाम तक पढ़ाई करके सब बंद कर देना है, जिनका एग्जाम परसों है, संडे को है, उनको कल, मतलब देखो एंड टाइम पर पढ़ाई करना, कई बच्चों की आदत होती है कि एग्जाम सेंटर तक एंट्री करने तक वो पढ़ाई करते हैं, कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम के पहले आपके माइंड का रिलैक्स होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको नींद प्रॉपर लेना है, खाना बहुत अच्छा हल्का फुल्का, ऐसा नहीं बहुत मिर्च मसाले वाला और एकदम मस्त, एग्जाम है तो घर वालों ने कहा बोल बेटा क्या चाहिए,
सादा दाल रोटी चावल सिंपल खाना खाओ ताकि यहां से किसी प्रकार की समस्या ना आए, वहां पे आप कूल रहें। नींद प्रॉपर लें, कम से कम 8 घंटे की नींद लें, ऐसा नहीं कि रात भर जाग रहे हो। याद रखना, जितना माइंड रिलीफ में रहेगा, जितना रिलैक्स रहेगा, उतना गजब का परफॉर्मेंस वहां देगा, है ना। अगर आपकी मशीन बहुत गर्म है, बिल्कुल रिलैक्स ही नहीं है, आंखें जलन कर रही हैं, नींद हुई नहीं है, सरदर्द कर रहा है, तो पेपर बिगड़ना तय है ना। कितना ही आपने पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आखिरी मोमेंट पे आपने रिलैक्स नहीं करा, सब बेकार चला जाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट कि रिलैक्स करिए, जल्दी सोइए, टाइम पर सोइए, टाइम पर उठ जाइए, 8 घंटे की कम से कम नींद लीजिए, इससे ज्यादा ले सकते हो तो और अच्छी बात है, इसको रिलैक्स करिए। और एक बार एग्जाम वाले दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए आपका एग्जाम मॉर्निंग 8 o'clock पे, आपको मतलब मॉर्निंग शिफ्ट है, या चलो दूसरी बात कर लेते कि आपकी इवनिंग या नून शिफ्ट है ना। आपका एग्जाम मान लीजिए 12 तारीख को है, 12 दिसंबर को है, तो आपको 12 दिसंबर को कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है, यह ध्यान रखना। सुबह उठोगे, मस्त ब्रेकफास्ट लोगे, मॉर्निंग में है तो, दोपहर में है तो लंच करो, मस्त चिल करो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, सीधा एग्जाम देने जाना है। मतलब आप ऐसे समझो कि माइंड को अपने को बचा के रखना है ना, कि सीधा इसका यूज कहां करेंगे, एग्जाम में करेंगे। कई लोग सुबह भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, इतने महीनों से पढ़ रहे हो, 2 या 4 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन 2 या 4 घंटे अगर अपन ने रेस्ट कर लिया, रिलैक्स कर लिया, तो ये एग्जाम में कई गुना अच्छा परफॉर्मेंस आपका कर सकते हैं। तो 2-4 घंटे पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। अब आखिरी टाइम की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, समझ गए। तो उठते से अगले दिन आपको पढ़ाई नहीं करनी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे करना है। एक बात ये हो गई। तो पहला तो आप रिलैक्स का ध्यान रखेंगे। अगर आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो, तो पहले से पहुंचो। नाइट ट्रेवल को अवॉइड करो, एक दिन पहले पहुंचो, है ना। सुबह सुबह पहुंच रहे हैं, रात भर ट्रेवल कराए, पेपर बिगड़ेगा, बहुत हद तक चांसेस होते हैं, है ना। मजबूरी अलग बात है, पहले जा सकते हो पहले जाओ। एग्जाम सेंटर पहले से देख के रखो कहां पर है। सुबह सुबह भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पहले गूगल पे सर्च कर लो एक दिन पहले। मैं जनरली एग्जाम होता था तो पहले ही देख के आ जाता था कहां पर है, ताकि सुबह पूछना ना पड़े कि भाई कहां जाना है, क्या करना है। सब चीजों की पहले से व्यवस्था करके रखो ताकि हम रिलैक्स रहें। क्योंकि कोई भी एक चीज जो है, आपको एग्जाम सेंटर ही नहीं मिल रहा, आप बड़े पैनिक हो गए, बड़े घबरा गए, क्या होगा क्या नहीं होगा, असर एग्जाम पे पड़ेगा, है ना। इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। कितना ही पढ़ लो, और अगर इन चीजों का बैलेंस नहीं बना, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एक बात। इसके बाद दूसरी बात आपसे करते हैं, दूसरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में क्या होता है, आपसे आप देखो, ये टोटल आपकी चॉइस होती है कि आप पहले क्या उठाते हो। कई लोगों की आदत होती है कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस होते हैं वो उसी सीक्वेंस में करते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो प्रश्न ढूंढते हैं जो अपने को करना आता है, मतलब वो सोच के आए कि डीआई लगाऊंगा ही लगाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन करना ही करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो उसको करना ही है, सबसे पहले पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ही करना है। ये आपकी चॉइस है। कई लोग सोचते हैं पहले बाकी कर लो, पजल सिटिंग अरेंजमेंट आखिरी में करेंगे। ये सब आखिरी की चीजें हैं, समझ में आया। मतलब ये आप पर डिपेंड करता है क्या है, आप क्वेश्चन को स्किप करके पहले आप अपनी चॉइस की चीजें करना चाहते हो या सीक्वेंस में चलना चाहते हो। एक ही चीज मैं आपको सबसे ज्यादा कहूंगा कि अपना एक टारगेट मिनिमम सेट करके जाना कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं, है ना। क्लर्क का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, पेपर बहुत हाई लेवल के नहीं आते, तो हमें इतना पैनिक नहीं होना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। जितना बन सकता है अच्छे से कर सकते हैं, किया जा सकता है वो करना है। पेपर इजी आता है, बहुत टफ नहीं आता है। अपना एक पहले से क्राइटेरिया सेट करके रखें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी एक क्वेश्चन में फंसना नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन आसान है, टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका ना एक कट ऑफ, एक टाइमर होना चाहिए खुद का, कि अगर किसी क्वेश्चन पे आपका पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए कि मुझे 20 मिनट में इतने क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आसान है लेकिन फंस रहे हैं, बार बार दिक्कत आ रही है, 2 बार सॉल्व करा हो ही नहीं रहा है, छोड़ दो। किसी एक क्वेश्चन में मत फंसना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। कई बार बच्चे
एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट खराब कर देते हैं। उस 5 मिनट में आप 10 दूसरे सवाल कर सकते थे, लेकिन आप एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए। आपको लगा यार इतना समय लगा दिया और लगा दे। त्याग करना सीखो, है ना, बैलेंस बनाना सीखो। इन्हें मैं बोलता हूं स्पीड ब्रेकर। कुछ क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में इंटेंशनली डाले जाते हैं। कभी कभी पेपर शुरुआत के क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं, आप पहला लगाओगे बहुत टफ, दूसरा लगाया बहुत टफ, आपको लगेगा यार आज का पेपर तो बहुत टफ आ गया। आपने दिमाग में बैठा लिया पेपर बहुत टफ है, आज तो अपना कुछ नहीं होना है, गया ये मौका। तो पता चल रहा है 4 या 5 क्वेश्चंस के बाद सब हलवा आ गया, पूरा एकदम हल्का फुल्का। लेकिन आप इतने पैनिक हो गए, आप इतने मेंटली डिस्टर्ब हो गए, आप इतने डिप्रेस हो गए कि आपसे अब आसान चीजें भी नहीं बन रही हैं। तो बैलेंस करना सीखना बहुत जरूरी है। कभी नहीं घबराना। 2 या 4 क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन पूरा पेपर टफ नहीं होता है ना। तो स्पीड ब्रेकर से आप समझिए, स्पीड ब्रेकर तो आएंगे, वो आपको रोकेंगे। बन रहा है तो करो, नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ो। ये थोड़ी होता है कि स्पीड ब्रेकर आ गया तो हम उसके पहले ही गाड़ी रोक देंगे कि नहीं, इस पे से तो नहीं निकलेंगे। निकलो, धीरे निकालो गाड़ी, लेकिन निकालो, लेकिन उससे आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, अगर 35 क्वेश्चन है तो 5 टफ होंगे, लेकिन 30 इजी ही आएंगे। लेकिन हम मान लो शुरुआत में ही 5 क्वेश्चन दे दिए या बीच में कहीं दे दिए, तो ऐसे मत सोचो कि यार पेपर टफ आ गया बहुत इस बार, तो अपनी किस्मत खराब है। और एक चीज ध्यान रखना, आपके लिए टफ है, सबके लिए टफ होगा। आपके लिए इजी है, सबके लिए इजी होगा। तो जो होगा वो सबके साथ होगा। आपसे अकेले की कोई दुश्मनी आईबीपीएस की या बैंक की नहीं है। तो क्लियर रखिए अपना टारगेट। अब मैं आपको यहाँ खुद का आपका टारगेट सेट नहीं कर सकता हूं। मैं तो बोलूंगा मैथ्स में आप कम से कम 30 लगा के आना, लेकिन आपकी क्या प्रैक्टिस है, आपका क्या लेवल है, क्या चीजें, ये आपकी चॉइस है। लेकिन एक अपना अपनी चीजें पहले से डिफाइंड रखो। एग्जाम में कभी स्ट्रेटेजी नहीं बनाना, स्ट्रेटेजी पहले से बनाई जाती है, और स्ट्रेटेजी निकल के आती है प्रैक्टिस से। आपने जो टेस्ट लगाए हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे सेट करके रखो कि मुझे क्या करना है। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस में करना है, कि मुझे पहले डीआई जो 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 मुझसे अच्छे से बनता है, जो मुझे हमेशा सही होता है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, या तो मैं वो पहले कर दूंगा, या जिस सीक्वेंस में पेपर है उसी सीक्वेंस में करेंगे। तो आप अभी तक जैसे प्रैक्टिस करते आए हो वैसे करना, एंड मोमेंट पे स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना। जैसे टेस्ट लगाते आए हो वैसे ही लगाना, उसमें कुछ भी चेंज आप बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। फिर एक चीज आएगी कि टारगेट सोच करके गए थे कि मैथ्स में 30 करना है और 20 ही हो पाए। मत घबराओ यार, अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा सोचो। भाई चाहेंगे तो हम पूरे 35 करना, नहीं हो पाए 35, 30 ही हुए, 30 करके आए, नहीं 25 हुए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना करके आओ उतना अच्छा करके आओ, और किसी क्वेश्चन में कभी फंसना मत, और बस एक्यूरेसी का ध्यान रखना, है ना। जितना करो अच्छा करो, फंसना नहीं है, रुकना नहीं है, किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई बच्चे मैथ्स बहुत अच्छा कर दिया, इंग्लिश भी ठीक ठाक कर दिया, रीजनिंग में पहले ही उठा ली पजल। एक एग्जांपल दे रहा हूं, पजल में उलझ गए, पैनिक हो गए, 10 मिनट बचे हैं और सब कुछ अच्छा गया, और पजल में 5 क्वेश्चन, पजल के चक्कर में ना पजल हुई ना रीजनिंग करा, और पूरा पेपर बिगाड़ के आ गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बैलेंस बनाना है कि एटलीस्ट हम हर सब्जेक्ट में, है ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, कि अगर रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे तो कम से कम 15 से 20 को तो टच करके आना ही आना है ना। मैथ्स में 35 क्वेश्चन आएंगे तो एक मिनिमम बता रहा हूं 25। रीजनिंग में अगर 35 आए हैं तो रीजनिंग में भी 25, मतलब 50 60 से 70 क्वेश्चन तो टच करना ही है अपने को। ऐसे मत कर देना कि पजल में जो उलझे, पजल में टाइम वेस्ट हो गया, पजल में ही लगे रहे और टाइम ही खत्म हो गया, ऐसे नहीं करना। तो हमें जहां लग रहा है 60 70 क्वेश्चंस तो टच करके आना ही है। और अगर ऐसा लग रहा है कि पेपर टफ है, लेकिन मेरा सजेशन है पूरा पेपर एक बार देखो, है ना। आपको लग रहा है यार ये टफ लग रहा है, तुरंत अगले पे बढ़ जाओ, मत परेशान हो, मत टाइम वेस्ट करो। जो बन रहा है वो पहले करो। जहां लग रहा है कि ये मुझे रोकेगा, ये मेरा टाइम खराब करेगा, उसको नहीं करना, उसको बाद में देख लेंगे, टाइम बचेगा आखिरी में तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। तो आप ये सोच लो कि 15 क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई समस्या नहीं, 100 में से 100 मत मार के आओ, आप 85 करके आ जाओ, कोई समस्या नहीं है। हर एक सब्जेक्ट में 5-5 छोड़ ही देना, कोई तकलीफ नहीं है। 15 5-5 छोड़ दो, समस्या नहीं है। 85 तो अच्छे से करके आओगे, 80 तो शानदार लगा के आओगे, सफिशियंट है, बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। 80 85 भी टच कर दोगे तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है वो।
है ना। तो इसलिए चीजों को बैलेंस घर से बना के जाना है, मेंटली सेट होके जाना है, मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। एग्जाम में कचरा नहीं करना है ना। पैनिक नहीं होना है, ऑनलाइन टेस्ट से पैनिक नहीं होना है, पेपर के लेवल से पैनिक नहीं होना है, प्रिपरेशन को लेके पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन नहीं बन रहे पैनिक नहीं होना है। नहीं बन रहा है अगला देखो, हो सकता है कि शुरू के 10 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे डाले हो कि जो आपका दिल दहला दें और आखिरी के आगे के 25 या 20 बड़े आसान हो। तो घबराना नहीं है ना। कभी ऐसे नहीं सोचना है कि यार शिट ये अपॉर्चुनिटी गई। कई लोग ना एग्जाम में बैठे बैठे पछतावा ही करते रहते हैं, काश मैं उस दिन पढ़ लेता। अरे अभी एग्जाम चल रहा है भाई, एग्जाम दे दे, बाद में जाके सोच लेना ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। चिल रहो, रिलैक्स रहो, पानी पियो उस समय बस ज्यादा से ज्यादा, अगर टेंशन हो रहा है तो। लेकिन उस समय ऐसा कर लेता वैसा कर लेता, टेस्ट लगा लेता, ये उस समय कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं कर पाए, हो गई गलती, ठीक है। अभी उस समय प्रेजेंट में बेस्ट क्या कर सकते हो ये देखो, और अपॉर्चुनिटीज है आगे, है ना। एक ही मूल मंत्र याद रखना। मैं जब भी एग्जाम देने जाता था मैं बस एक ही चीज बोलता था, जो होगा देखा जाएगा। ये चीज मतलब मेरा पर्सनली ये डायलॉग था, मैं खुद से एक ही बात बोलता था, जो होगा देखा जाएगा, जितना बनेगा कर देंगे, नहीं बनेगा छोड़ देंगे। लेकिन टेंशन लेके एग्जाम नहीं देंगे, रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते हुए एग्जाम देंगे, खुशी खुशी एग्जाम देंगे। जो होगा देखा जाएगा। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और मेरा एक और सिद्धांत था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पेपर अच्छा जाएगा तो भी ठीक, बिगड़ेगा तो भी ठीक, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। कई ऐसे खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। कई हमारे इतने महानुभाव और इतने धुरंधर स्टूडेंट रहे हैं कि क्लर्क का जीवन में पेपर नहीं निकाला और पहली बार में पीओ का पेपर निकाल लिया। तो लाइफ में क्या लिखा है, क्या ट्विस्ट है, कब क्या हो जाए, है ना। नहीं तो क्लर्क का एग्जाम कभी नहीं निकला तो पीओ का क्या निकलेगा। लेकिन मैं ऐसे दसों एग्जाम्पल गिना दूं, उनका क्लर्क नहीं निकला लेकिन आज वो पीओ बने हैं, पीओ बन बैठे हैं। तो लाइफ कहां ट्विस्ट ले जाए, हमारे हाथ में एक ही चीज है, और वो है ईमानदारी से मेहनत करना, ईमानदारी से एग्जाम देना, चिल करना, रिलैक्स रहना, और खूब डूब कर पढ़ाई करना। और अगर ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आप विश्वास करिए रिजल्ट 100% मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। ऐसा होगा ही नहीं कि मेहनत कभी बेकार जाए, बशर्ते मेहनत में दम होना चाहिए। मेहनत बहुत ईमानदारी से करी हुई है, मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी, है ना। तो इसलिए कभी मत चिंता करो कि यार अपॉर्चुनिटी गई, या पेपर बिगड़ गया, या इतना और कर देता तो अच्छा होता। जो बेस्ट हो सकता था वो किया, आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी क्लर्क बन जाओगे तो क्या पीओ बनने के लिए काम नहीं करोगे क्या? क्लर्क बनने के बाद भी तो पीओ की प्रिपरेशन करोगे। तो लाइफ में हमेशा एक के बाद एक टारगेट दिखने लगते हैं, है ना। तो कभी टेंशन मत लो, अच्छा करने की कोशिश करो, बेस्ट करने की कोशिश करो। जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। सिंपल सी दो बातें खुद से कहो, रिलैक्स रहोगे। मैं इंटरव्यूज जब देने जाता था तब भी मैं यही सोचता था, मस्त उनके साथ, क्या उन लोगों से डरना यार, चार लोग बैठे हैं, अनुभवी है, आपसे बातचीत करना है। मैं इंटरव्यू हमेशा देने जाता था। मैंने करीबन, आपको पता ही है कि 11-12 सिलेक्शंस लिए, लगभग 11-12 इंटरव्यू भी दिए। जब भी इंटरव्यू देने जाता था मुझे लगता था मैं तो बातचीत करने जा रहा हूं। मस्त जाते थे, मजे से बातचीत करते थे, जो आंसर आता था बता देते थे, नहीं आता था तो स्माइल करके सॉरी बोल देते थे। सारे इंटरव्यू निकले, कोई समस्या नहीं है। तो लाइफ को आप कैसे डील करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है समस्याओं का खुश रहकर मुस्कुराते हुए सामना करना, और समस्याओं को टेंशन लेकर सामना करना। हल तो दोनों से हो जाएगी, नहीं तो नहीं होना है तो दोनों से नहीं होगी। लेकिन बेटर है कि पॉजिटिविटी के साथ किसी चीज को डील किया जाए। नेगेटिविटी से तो रिजल्ट नेगेटिव होना ही होना है, लेकिन हो सकता है कि पॉजिटिविटी से अच्छी अच्छी चीजें जो हैं वो सुलझ जाती है। कई ऐसे लोग हैं, कोरोना में आपने देखा होगा, कई ऐसे लोग हैं जिन पे कोरोना हावी नहीं था, लेकिन मेंटली वो इतने डिस्टर्ब हो गए, अपने आसपास इतने लोगों को जाते हुए देखा कि वो भी खुद को नहीं बचा पाए। मतलब उन्हें लगा कि मैं तो जाऊंगा ही। तो अपनी जो बॉडी है ना, आप जो सोचने लगते हो वो चीजें जनरेट करने लगती है। बोलते हैं कि ह्यूमन के अंदर ही पॉइजन होता है ना। अगर हमारी बॉडी हर चीज बनाने के लिए कैपेबल है, तो अगर बहुत नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हार्मोन्स, नेगेटिव चीजें आपके अंदर जनरेट होती है, और इंसान वैसे बनता है। पॉजिटिव सोचोगे, कोरोना में कई लोग हैं, बहुत एजेड लोग, लेकिन दिल से और मन से वो मजबूत थे कि कुछ नहीं होगा। तो वो
जिंदा भी रहे और बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव थे। और कई लोग जो बहुत यंग थे लेकिन सराउंडिंग्स को नहीं देख पाए, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हेवी हो गई कि नहीं झेल पाए, चले गए। तो मेंटल आप कितने स्ट्रांग हो, ये हमेशा सबसे ज्यादा लाइफ में डिपेंड करता है। इसलिए यहां से मजबूत रहो, समस्याओं का मुस्कुराकर सामना करो, मुस्कुराकर हर चीज का जवाब दो, अच्छा ही होगा, है ना। और समस्याएं हर किसी के जीवन में है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये अपना एक क्या होता है, टेस्ट होता है। ऊपर वाला आपका एक टेस्ट ले रहा है, आपकी परीक्षा ले रहा है। भाई कल को तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे, पीओ बन जाओगे, बढ़िया 60-70 हजार कमाओगे, क्लर्क बनोगे 30-40 हजार कमाओगे, तो ऐसे कैसे दे दें? परीक्षा तो पास करनी पड़ेगी ना। आपको साबित तो करना पड़ेगा कि आप उसके लायक हो, आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो, आप चीजों को डील अच्छे से करते हो, आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, नेगेटिव आप नहीं सोचते हो। तो ये सब चीजें जब हमारे अंदर होंगी तो हम उस पोस्ट के, उस पोजीशन के लायक होंगे। अगर आपके अंदर यही चीजें डील करने की हैबिट नहीं है, आप विश्वास करिए कभी एग्जाम निकलेगा ही नहीं। नेगेटिव इंसान, फ्रस्ट्रेटेड इंसान, डिप्रेशन में रहे हमेशा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जीत हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से ही होगी। थिंकिंग बदलिए, लाइफ अपने आप बदलेगी, है ना। एटलीस्ट जो समस्याएं, उनसे लड़ने की ताकत आपको जरूर मिलेगी। ओके। हाँ, अरिथमेटिक में टाइम लगता है। अरिथमेटिक में वही क्वेश्चंस करना जिन पे कॉन्फिडेंस हो। जो क्वेश्चंस वीक हैं, जो चैप्टर्स वीक हैं, जहां लगता है कि ये अपने बस का नहीं है, उसको मत करना, छोड़ देना, है ना। मतलब पहले से सेट करो। देखेंगे एक नजर में क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व होगा तो बढ़ो, लग रहा है कि नहीं बोट एंड स्ट्रीम अपने बस का नहीं है, मत करो, छोड़ दो, है ना। पहले से सोच के रखो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है ना। लेकिन क्या छोड़ना है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, ये मुझे पता होनी चाहिए, है ना। अपनी वीकनेसेस ही नहीं पता है और हम एग्जाम देने चले गए, तो फिर तो सब कचरा करके आना है, पूरी खिचड़ी बनेगी। पहले से सब कुछ पता होना चाहिए कि ये अच्छा है मेरा, ये वीक है, इसको छोड़ देंगे। इजी आया तो कर देंगे, ज्यादा डिफिकल्ट लगा छोड़ देंगे। ये होता है मैनेजमेंट, है ना। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कला है, एक आर्ट है। और ये आप मॉक टेस्ट लगा के डेवलप करते हो, सोचने से नहीं, प्रैक्टिस से ये चीजें आती हैं। हम्म, बिल्कुल। देखो रीजनिंग में टाइम ज्यादा जाता है, इसलिए मैंने कहा कि आप ये चीजें, टाइम जो मैनेजमेंट है, ये एक्चुअली मॉक टेस्ट लगाने से डेवलप होता है। आप मॉक टेस्ट उतनी अच्छे से लगाओगे, हमेशा हर मॉक टेस्ट ये सोच के लगाया करो कि आप रियल एग्जाम दे रहे हो। तो एग्जाम देने के पहले आप अगर 30 एग्जाम दे दिए होंगे ना, तो फिर आपका लेवल ही कुछ और होगा। इसलिए मॉक टेस्ट के बारे में पहले भी मैंने कहा है कि हमेशा एग्जाम जैसे लगाया करो कि जैसे रियल एग्जाम आप दे रहे हो, और फिर आप देखो, ठीक है। और ये जो आपने पढ़ाई करी है ये भी बेकार नहीं जाएगी, है ना। आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और आप आगे के लिए और अच्छे तैयार हो रहे हो, है ना। क्लर्क में आप सिलेक्ट होते हो तो भी आप मुझसे पूछोगे सर क्लर्क में सिलेक्शन हो गया, मैं बोलूंगा पीओ के लिए काम करना चालू कर दो। नहीं होगा तब भी मैं कहूंगा पीओ बनने के लिए काम करो। पीओ बनना तो हर हाल में, ऑफिसर तो बनना ही है। एक बार अपॉर्चुनिटी मिली है, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, सिलेबस वही है, एक बार पीओ बनने के लिए ट्राई करो ना, पीओ बनो ना। क्योंकि बाद में जीवन भर ये पछतावा नहीं रहना चाहिए कि यार पीओ डायरेक्ट बन जाते, तो पीओ तो क्लर्क से भी प्रमोट होके बन जाओगे। लेकिन आप जो चीज 5 या 6 साल बाद हासिल करोगे, आज सीधे वहां पहुंच जाओ ना, सीधे वहां बैठ जाओ, उसका मजा अलग ही है। और कभी ना कभी रियलाइज जरूर होगा कि ऑफिसर तो ऑफिसर होता है यार, सुविधा, पैसा, पावर, सारी चीजें जो है उसका मजा अलग ही होता है। तो इसलिए बड़े को हमेशा बड़ा विजन रखो, बड़ी चीजों का ध्यान रखो कि अपने को वो अचीव करना है ना। क्योंकि आपके पास बस आने वाले ये 2-4 साल हैं। आप इन 2-4 साल में जिस पोजीशन पर बैठ गए, बस उसी से फिर आप आगे बढ़ते रहोगे। क्लर्क बन के बैठ गए तो लाइफ कुछ और होगी, पीओ बन के बैठोगे तो लाइफ कुछ और होगी। लेकिन आगे 10 साल बाद ये नहीं दिमाग में आना चाहिए कि यार काश उस समय थोड़ी और मेहनत कर ली होती, काश उस समय 2-4 पीओ के एग्जाम और दे दिए होते, या ऐसा और कर लिया होता। जो करना है आज करो, आज करने का टाइम है। फिर आज जो कर रहे हो पूरी लाइफ उसी पर चलने वाली है आपकी। सीटी का टेंशन मत लो, उसको छोड़ो अभी। सीटी जब आएगा तब आएगा, अभी उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। जितने भी लोगों का कल एग्जाम है तो आज आप मॉक लगाइए, परसों एग्जाम है तो आज और कल मॉक लगाइए बस। और जिनका नेक्स्ट वीक एग्जाम है खूब मॉक लगाइए, जितने लगा सकते हो। और ये मान के लगाओ कि एग्जाम में बैठे हो, ऐसे कैसी मॉक आपको लगाने हैं। ओके जी।
चलो, एक आखिरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग मॉक एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो आपको उसमें क्या करना है, जितने लोगों का एग्जाम 11 को है यानी कल है, तो आप लोगों को एग्जाम से निकलते ही अगर आप छोटा सा कष्ट कर सकें तो आपको इस नंबर पे ना व्हाट्सएप, या तो आप व्हाट्सएप कर दो या इस नंबर पे कॉल कर दो। मुझे बताओ कितने बजे एग्जाम से बाहर आप निकल जाओगे, 11 दिसंबर को जिनका है। और यही चीज संडे 12 तारीख की भी रहेगी, ताकि नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक हम एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि एनालिसिस आपने देखा होगा हम बहुत कम करवाते हैं। एनालिसिस का मेन ये होता है कि यार अगर पेपर ठीक है, जैसा आता है वैसा आया है, बस इतना जानना है। कई लोग की आदत होती है बार बार देखेंगे, अरे ये पूछ लिया, ये तो मुझे आता ही नहीं है। घबराना नहीं है, एनालिसिस से ये देखना है कि हाँ अपन जो पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं वही आ रहा है ना, कुछ नया तो नहीं आ रहा है, कुछ अलग एकदम ही कुछ ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ रहा है। बस इतना देख लो क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है। आपकी शिफ्ट में वो नहीं आएगा, अलग आएगा। तो इनको ज्यादा दिलो दिमाग पे नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल आपका जो है एनालिसिस कराया जाए ऑनलाइन, मतलब अपने यूट्यूब पर, और आपसे इस बहाने फोन पे भी बात हो जाएगी। तो एग्जाम सेंटर से आप निकलना, कॉल कर देना इस नंबर पे, मैं ही आपका कॉल रिसीव करूंगा। तो हम एक एनालिसिस करवा देंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या पूछा गया, पेपर कैसा गया। तो आपसे बातचीत भी हो जाएगी और बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा कैसा रहेगा। तो हम कल और परसों 2 दिन एनालिसिस रखेंगे, और आप जरूर कॉल करके बताइएगा कैसा पेपर रहा है, ठीक है। हम्म, ठीक, क्लियर है यहां तक सबको? चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। 11 को आईबीपीएस का है, 11 को क्लर्क है या नहीं है, ये बताओ मुझे। कल क्लर्क का एग्जाम है या नहीं है, पहले ये बताओ। पीओ का नहीं, अपन क्लर्क की बात कर रहे हैं। हम्म, वही ना, कल क्लर्क का तो नहीं है ना। हाँ, तो अगर क्लर्क का नहीं है तो फिर हम 12 तारीख को ही मिलेंगे, 12 को ही बात करेंगे। तो 12 तो बहुत अच्छा है, संडे एकदम फ्री है हम, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बात करेंगे उस दिन, तो है ना। तो 12 तारीख को इस नंबर पे, ये नंबर उस दिन मेरे पास रहेगा, अभी मत लगाना, ये नंबर ऑफिस का है। उस दिन ये नंबर मेरे पास रहेगा। आप इस पे अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हो और आप कॉल भी कर सकते हो। मैं यूट्यूब पे लाइव भी रहूंगा, आपसे बातचीत भी करूंगा, और हम बाकी बच्चों को भी बताएंगे पेपर कैसा आ रहा है। कितने लोग मुझे एग्जाम से निकलने के बाद 12 तारीख को, कितने लोग एग्जाम से निकलने के बाद कॉल करेंगे, जल्दी से यस करके बताओ, ताकि मुझे पता रहे कि कितने बच्चे उस दिन बात करने वाले हैं। हाँ, 11 को पीओ का है, तो कल पीओ का नहीं करेंगे हम संडे क्लर्क का एनालिसिस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है नीलम, नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत टिपिकल फॉर्मूला है, उसके बारे में ना सोचें तो अच्छा है। उतनी मेहनत अपन एग्जाम में लगाओ वो ज्यादा अच्छा है, कोई मतलब नहीं उसके बारे में सोचने से। हम्म, क्लर्क और पीओ के एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई अटेम्प्ट नहीं है, जब तक आपकी एज है तब तक आप दे सकते हैं, ठीक है। टाइम कुछ नहीं रहेगा, आप एग्जाम सेंटर से निकलते से ही फोन लगा देना, है ना। एग्जाम सेंटर से निकलो और मुझे फोन लगा देना, ये मेरे पास रहेगा, इस पे कॉल कर लेंगे अपन, है ना। और हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे बच्चों का कॉल आए, तो जिससे बात चल रही होगी वो वेटिंग में रहेगा, तो थोड़ी देर फिर आप ट्राई कर लेना, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे बच्चे कॉल करेंगे तो वेटिंग में आ सकता है, लेकिन बात ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ करेंगे, ठीक है। ओके, एग्जाम सेंटर से निकलते ही कॉल कर लेना आप, है ना। लगभग मेरे ख्याल से 10 सवा 10 के आसपास एग्जाम छूटता है, तो बस उस समय आप लगा लेना। आप बाहर आओगे, मोबाइल निकालोगे और बस कॉल कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी क्यों मिस करूंगा भाई आप लोगों से बात करने का चांस, ठीक है। हाँ, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, आप मान के चलिए कि पेपर जनरली 9 बजे से 1 घंटा लगभग लग ही जाता है पेपर चालू होने में। उसके पहले आपको जो बेसिक चीजें हैं, पानी पीना, वॉशरूम जाना, ये सब काम पहले ही कर लेना, ताकि बीच पेपर में कोई चीज ना हो। कहीं से भी कर लो वैभव, मॉक में कोई नहीं, कहीं जहां अच्छा लगे वहां से ले लो।
अच्छा ठीक है मोहित, 11 बजे तो आप फिर जब जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद लगा लेना। एक बार मुझे ये बता दो, आखिरी बार बस मैं पूछ रहा हूं, 12 तारीख को आपका एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम क्या क्या है, मतलब टाइमिंग बता दो। जैसे कुछ बच्चों ने कहा है कि कुछ का 8 बजे है ना, तो हम उस हिसाब से तैयार रहेंगे। कुछ बच्चों का 11 बजे है। और कौन सा टाइम है, 2 बजे भी है क्या? ठीक है, 12 तारीख को रिपोर्टिंग टाइम क्या क्या है ये बता दो मुझे जल्दी से। हाँ, 18 वालों से भी बात करेंगे, 18 वाले भी मत घबराओ, पहले 12 वालों को तो कर लें। केवल 12 तारीख वाले बताएं, केवल 12 वाले। 8 बजे है, 10:30 बजे है, ठीक है। करते हैं सुभाष, हम भी मॉक टेस्ट देते हैं। ये भी 4 शिफ्ट में होगा? ओके। अगला टॉक सेशन कब रखना है, जब आप बोलोगे तब रख लेंगे। ठीक है। और आपके पास मेरा पर्सनल एक व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही, है ना? मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, वो आप लोग जरूर अपने पास रखिए। कभी भी कोई और गाइडेंस चाहिए, कल को आपको सिलेक्शन हो गया है, आपको न्यूज देनी है, पीओ के लिए गाइडेंस चाहिए, तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास। ठीक है, उससे आप मुझसे हमेशा कनेक्ट रह सकते हो, उस पर जवाब मैं ही दूंगा। हम्म। क्लर्क में अपनी अपने स्टेट में ही मिलता है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी बात बस, फिर सेशन को एंड करते हैं। आज रात को 9 बजे मैं आईबीपीएस क्लर्क का एक मॉडल टेस्ट भी लेकर आ रहा हूं, तो अपनी जो बैंकिंग वाली चैनल है विनर्स की, विनर्स बैंकिंग, तो आप सभी लोग उस मॉडल टेस्ट में आ जाना। वैसे तो मैथ्स का 3 दिन से चल ही रहा है, रीजनिंग चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, लेकिन आज और कल 2 दिन मैं भी मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं। तो आप आज रात को 9 बजे और कल रात को 9 बजे भी पधार जाइएगा, है ना। विनर्स बैंकिंग एग्जाम जो यूट्यूब चैनल है, उस पे मैं मॉडल टेस्ट आपके लूंगा, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा आइडिया आपको और दे देंगे, और उसमें और कई सारी चीजों पे चर्चा भी कर लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, इसके बाद अगले टारगेट में लग जाओ। शिवम, उसके लिए आप ना फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, बैंकिंग फाउंडेशन, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। एक बार, क्योंकि 3-4 महीने एक बार अच्छे से डेडिकेटेड प्रिपरेशन हो जाए ना, तो फिर कोई समस्या नहीं होती है, फिर आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी विशेष आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, है ना। और भगवान करे कि बस सारे बच्चे इसमें सिलेक्ट हो जाएं, यही बस हमारी दुआ है, आशीर्वाद है और मनोकामनाएं हैं। बाकी एग्जाम के बाद आप जरूर कॉल करिएगा, बताइएगा कैसा आपका एग्जाम रहा है। 12 दिसंबर को हम लाइव रहेंगे और ये कॉल रिसीव करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे। संडे है तो आराम से उसका फायदा उठा सकते हैं उस दिन। ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आज रात को 9 बजे। टेक केयर, बाय बाय।